नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इक्लो पीसीएस में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7th का चैप्टर 3 जो कि है हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर में हम जानेंगे पृथ्वी की प्लेटों के बारे में, उसकी गतियों के बारे में और उन गतियों से होने वाली कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे ज्वालामुखी है, रेगिस्तान है, इनके बारे में ज़रा आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको बिना किसी देरी के। दिया हुआ है स्थल मंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है। स्थल मंडल यानी जो हमारा स्थल है, जमीन है, उसको हम स्थल मंडल बोलते हैं। इन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहा जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये प्लेटें हमेशा घूमती रहती हैं। और कितना घूमती हैं? तो हर साल कुछ मिलीमीटर के लगभग ये जो है घूमती रहती हैं। अच्छा, क्यों घूम रही हैं? तो देखो लिखा हुआ है, पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पर, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, यानी गोल गोल गति करता रहता है। अच्छा, गोल गोल ही क्यों करता है? तो गोल गोल इसलिए कर रहा है क्योंकि धरती भी तो गोल गोल घूम रही है ना अपनी धुरी पर, इसी वजह से गोल गोल गति करता है। ठीक है, इसी वजह से ये गति हो रही है और इसी गति की वजह से हमारी प्लेटें भी घूम रही हैं। प्लेटों की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। जब ये प्लेटें घूमती हैं तो इसकी जो ऊपरी सतह है उस पर चेंजेस आते हैं। और इन परिवर्तनों के आधार पर, इन गतियों के आधार पर जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उनको दो हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक है, यानी इनके घूमने की वजह से जो बल पृथ्वी पर लग रहा है उसको दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा होता है अंतर्जनित बल यानी एंडोजेनिक फोर्स, और दूसरा जो पृथ्वी पर बाहर की ओर से लगता है उसे बोलते हैं बाह्यजनिक बल यानी एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है, यानी इन्हें हम बोल सकते हैं अंतर्जात बल और बाहिर्जात बल। अंतर्जात बल वो हैं जो पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं, वो अंतर्जात बल हैं। और बाहिर्जात बल वो हैं जो पृथ्वी पर बाहर से लगते हैं, उन्हें हम बाहिर्जात बल कहते हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो, अंतर्जात बलों में अगर हम देखें तो कौन कौन से हैं। ये आकस्मिक बल होते हैं, जैसे भूकंप। अब भूकंप अचानक से ही आता है ना, इसका किसी को पता तो होता नहीं। ज्वालामुखी, ये भी अचानक से आता है। या भूस्खलन, लैंडस्लाइड, ये बहुत तेजी से होने वाली प्रक्रियाएं हैं और बहुत जल्दी अचानक से हो जाती हैं। इनकी हमें पूर्व सूचना पहले से नहीं होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? या फिर जो है पर्वत निर्माणकारी बल, ये सब जो है अंतर्जात बलों के कारण होता है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भूकंप जो है किस प्रकार के बलों के कारण घटित होता है, तो आपका आंसर होगा अंतर्जात बलों के कारण। अब हम देखते हैं बाह्यजात बल कौन कौन से हैं। बाह्यजात बल वो हैं जो धरती पर बाहर से काम करते हैं, जैसे नदी का बहता हुआ जल। अब नदी का बहता हुआ जल क्या कर रहा है? नदी का बहता हुआ जल लगातार नदी की घाटी को गहरा कर रहा है, यानी उसके तले को लगातार गहरा कर रहा है। क्योंकि पानी जब बहता है तो चट्टानों को काटता है, जिसकी वजह से क्या होता है, नदी की तली लगातार गहरी होती जाती है। हवाएं हैं, ये भी सेम ही काम कर रहे हैं। हिमनद यानी ग्लेशियर हैं। समुद्री तरंग है, यानी समुद्री तरंग का मतलब हो गया जो समुद्री लहरें हैं, ये भी लगातार पत्थरों को काटती रहती हैं और इनसे बहुत सारी चीज़ें धरती पर बनती हैं जो हम आगे देखेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे देखो, अंतर्जात बलों के कारण धरती पर आते हैं ज्वालामुखी। देखिए लिखा हुआ है, ज्वालामुखी भूपर्वती पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक से बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी बेसिकली क्या है? देखो यहाँ पर बहुत बढ़िया डायग्राम दिया हुआ है और एनसीईआरटी की विशेषता है कि डायग्राम बहुत शानदार बनाता है। देखिए, ये जो आप सबसे नीचे परत देख रहे हैं ये है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर मतलब यहाँ पर मैग्मा है। अब ये मैग्मा इतना ज़्यादा गर्म है कि बाहर आने के लिए प्रयास करता रहता है। इस वजह से क्या करता है, ऊपर वाली जो हमारी क्रस्ट है उसमें टक्कर मारता रहता है। क्रस्ट का मतलब हो गया परपटी, इस पर टक्कर मारता रहता है। और जहाँ कहीं भी इससे परपटी कमज़ोर मिल जाती है वहीं से इसको तोड़ देता है। जैसे मान लो यहाँ इसे कमज़ोर मिल गई तो यहाँ से इसको तोड़ देगा, और तोड़ करके क्या होगा, ऊपर की ओर निकल जाएगा और ठंडा होकर के जम जाएगा। यहाँ से बाहर निकलेगा, ठंडा होकर के जम जाएगा, बाहर निकलेगा, ठंडा होकर के जम जाएगा। और इसी तरीके से प्रोसेस चलता रहेगा और कुछ ही वर्षों में हम देखेंगे कि ये आकृति बन जाती है एक पर्वत की। बात समझ रहे हैं? ये हो गया ज्वालामुखी पर्वत। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, देखो। ये हमने देखा कि धरती के नीचे अचानक कुछ हलचल हुई और उससे जन्म हो गया ज्वालामुखी का। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो क्या बाहर निकलती हैं? गैसें एवं राख। ठीक है, ज्वालामुखी का मुंह जो होता है इसे हम बोलते हैं क्रेटर। और ये जो पूरा पाइपलाइन देख रहे हैं ये है आपका निकास या वेंट। और इसके मुंह से क्या बाहर निकलता है? लावा। देखो ध्यान रखना, जब तक पिघले हुए पत्थर धरती के नीचे हैं तब तक मैग्मा है, जब बाहर आ गए तो क्या बन गए? लावा। यानी लावा और मैग्मा एक ही चीज़ होती है, बट अंतर इतना है कि जब वह धरती के अंदर है तब तक मैग्मा है और बाहर आ जाता है
तो लावा बन जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ज्वालामुखी का प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है। उसके अलावा क्या बता रहा है, जो अंतर्जात बल है उसकी वजह से। इसी प्रकार स्थल मंडलीय प्लेटों की गति करने के कारण पृथ्वी की सतह पर भूकंप भी आते हैं। यानी अंतर्जात बलों की वजह से पहले तो ज्वालामुखी आते हैं, उसके बाद भूकंप भी आ जाते हैं। अच्छा, भूकंप कैसे आते हैं? भूप्रपटी के नीचे वह स्थान जहाँ से कंपन शुरू होते हैं, जैसे धरती की जो प्लेटें हैं अगर उसमें कंपन होने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे कि ये भूकंप की घटना हो रही है। ठीक है, अब देखो इसको एक बढ़िया कहानी से समझाया गया है कि भूकंप कैसे आता है। देखिए लिखा हुआ है, एक बर्तन लें, उसे जल से भरकर ढक्कन से बंद कर दें तथा जल गर्म करने के लिए रख दें। यानी एक आप बर्तन लीजिए, उसमें जल भरिए, उसे गर्म करने रख दीजिए और उसके ऊपर जैसे आप कुछ प्लेट वगैरह रख दीजिए। अब प्लेट के ऊपर जैसे आप कुछ मटर रख दो, चम्मच रख दो, कुछ भी ऐसी चीज़ें रख दो। जब पानी में उबाल आएगा तो पानी में जब उबाल आएगा तो क्या होगा, ढक्कन भी हिलेगा जो उसके ऊपर रखा हुआ है। और ढक्कन अकेले नहीं हिलेगा, ढक्कन के ऊपर जो चीज़ें रखी हैं वो भी हिलने लगेंगी, जैसे वो चम्मच है या दाने हैं। ठीक है, इसी घटना को हम क्या कह रहे हैं, भूकंप कह रहे हैं। ठीक है, यानी इससे आप समझ सकते हैं कि भूकंप कैसे काम करता है। जब अंतर्जात बलों की वजह से पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनमें कंपन होने लगता है तो हम इसे बोलते हैं कि यह भूकंप आ रहा है। अब देखो, जहाँ से भूकंप शुरू होता है, ध्यान रखना, जहाँ से भूकंप का कंपन शुरू होता है उसे हम बोलते हैं उद्गम केंद्र। याद रखेंगे इस बात को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। उद्गम केंद्र, उद्गम केंद्र क्या है, वह स्थान जहाँ से भूकंप प्रारंभ होता है। अब भूकंप जब आता है तो तीन प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। पी टाइप बता देता हूँ मैं आपको। पी टाइप वेव, एस टाइप वेव और एल टाइप वेव। यानी प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव और लॉन्ग वेव, यानी लव वेव भी हम लोग बोलते हैं। तो ये सारी तरंगें निकलती हैं। अब ये तरंगें सबसे पहले जिस स्थान पर टकराती हैं उस स्थान को हम बोलते हैं भूकंप अधिकेंद्र। ध्यान रखना। ठीक है, तो भूकंप केंद्र क्या है, यानी भूकंप उद्गम केंद्र क्या है जहाँ से भूकंप शुरू होता है, और भूकंप अधिकेंद्र क्या है जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले टकराती हैं। ठीक है, यही सब जो है आपको यहाँ पर बताया गया है। देखिए इस तरीके से इसको आप देख सकते हैं। चलिए एक सेकेंड। यही सब जो है यहाँ पर आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। जैसे आप देखें, देखिए जहाँ से भूकंप शुरू हो रहा है ये वाला इलाका, ये क्या है, ये है भूकंप उद्गम केंद्र। और जहाँ पर भूकंपीय तरंगें सबसे पहले टकरा रही हैं ये है भूकंप अधिकेंद्र। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है भूकंप केंद्र क्या है और भूकंप अधिकेंद्र क्या है। देखो यहाँ पर भूकंपीय तरंगों के प्रकार भी बताए गए हैं जो मैंने अभी जस्ट आपको बताए थे। पी प्रकार की तरंगें, एस प्रकार की तरंगें और एल प्रकार की तरंगें। पेपर में पूछता है कि सबसे विनाशकारी भूकंपीय तरंगें कौन सी होती हैं, तो आप आंसर करेंगे एल प्रकार की तरंगें। एल प्रकार की तरंगें सर्वाधिक विनाशकारी होती हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब देखो आगे बताया जा रहा है कि यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, यानी ये पॉसिबल नहीं है कि हम भूकंप की भविष्यवाणी कर पाएं कि भूकंप कब आने वाला है या अचानक से आता है, लेकिन फिर भी अगर हम इसके लिए पहले से तैयारी रखें तो इससे जो नुकसान होगा उसे हम कम कर सकते हैं। इतना तो हो सकता है, भूकंप से हम बच नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि हमें पहले से ही पता हो भूकंप का आने वाला है, 2-4 दिन पहले ही पता चल गया तो हमने उस इलाके को खाली करवा लिया, वहाँ कोई है ही नहीं। ऐसा नहीं होगा कभी, तब भूकंप तो आएगा। लेकिन हाँ, अगर हम पहले से कुछ प्रिकॉशंस लें तो हम उसके खतरे को कम कर सकते हैं, नुकसान को कम कर सकते हैं। ठीक है, अब स्थानीय लोग जो होते हैं कुछ लोकल तरीक़ों से भूकंप के आने का अनुमान लगा लेते हैं, जैसे जानवरों के व्यवहार से, ठीक है, तालाब में मछलियों की उत्तेजना से, सांपों के धरातल पर आने से। देखो इसके पीछे सिंपल लॉजिक ये है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो हमारे जानवर वगैरह होते हैं इनमें सिक्स सेंस होता है और ये पहले से ही पता लगा लेते हैं कि अभी कोई प्राकृतिक आपदा होने वाली है तो ये वहाँ से भाग जाते हैं। तो इनको देखकर भी आप जो है गैस कर सकते हो कि शायद कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आने वाली है, लेकिन अब इसका कोई सटीक नहीं है कि हाँ भूकंप ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है भुज के भूकंप के बारे में बताया गया है कि भुज गुजरात में एक जगह पड़ती है, यहाँ पर भूकंप आया था 2001 में। तो कितनी तीव्रता का आया था, क्या सारी चीज़ें हैं, बट ये हमारे एग्ज़ाम के लिए काम का नहीं है। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ लो क्या लिखा हुआ है, बट हमारे इतना काम का नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पर बताया गया है भूकंप को मापने का यंत्र। तो हम सीधे सीधे काम की बात करेंगे। भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है इसको हम बोलते हैं, देखिए
ये यहाँ पर एक इसका छोटा सा चित्र भी बना हुआ है, शायद धुंधला सा आपको दिखाई दे। ठीक है, ये रहा, लिखा हुआ है भूकंप लेखी, लेकिन पेपर में भूकंप लेखी करके नहीं आता है। ठीक है, भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है इसको हम बोलते हैं सीस्मोग्राफ। ध्यान रखना, भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? सीस्मोग्राफ। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है भूकंप मापी, बट ऐसा नहीं आएगा पेपर में। पेपर में आएगा सीस्मोग्राफ। भूकंप को मापने का यंत्र कहलाता है सीस्मोग्राफ। और भूकंप को जिस पैमाने पे हम लोग मापते हैं उसको बोलते हैं रिक्टर स्केल। ध्यान रखना, ठीक है, रिक्टर स्केल। भूकंप को मापने का यंत्र क्या है? भूकंप को मापने का यंत्र है सीस्मोग्राफ, और भूकंप को मापने का पैमाना क्या है? रिक्टर स्केल। ठीक है, चलिए इतना ही है हमारे काम का इसमें। चलिए, अब जो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी हम पढ़ रहे थे, अंतर्जात बल और बाहरजात बल, इनकी वजह से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा। देखो, नदी की वजह से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती है इसको हम देखते हैं। ऊपर हमने पढ़ा था अंतर्जात बल, अंतर्जात बलों की वजह से क्या हो रहा था? भूकंप आ रहा था, ज्वालामुखी आ रहा था। अब हम देखते हैं बाहरजात बलों से क्या होता है। बाहरजात बल में मेनली क्या है? हवा है और नदी है, तो इनको हम देखते हैं। अब नदी से किस तरीके की चीज़ें हो रही हैं वो आप समझिए। देखिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब नदी बहती है तो अपनी तली को लगातार गहरा करती है, ये उसकी विशेषता है, ऐसा वो करती है क्योंकि जब बह रही है तो पत्थरों को काट रही है, तो जैसे जैसे पत्थरों को काटेगी वैसे वैसे उसकी तली गहरी होती चली जाएगी। इसी बात से हम पता लगाते हैं कि कोई भी नदी अपनी किस स्टेज में चल रही है, जवानी पर है या बुढ़ापे पर है, इसी से हम पता लगाते हैं। और बहुत बार नदियाँ जो हैं कुछ विशेष स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जलप्रपात। तो जलप्रपात कैसे बनता है? जलप्रपात तब बनता है जब कोई नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली खाड़ी में गिरती है, मतलब घाटी में गिरती है। ठीक है, यानी सिंपल सी बात है, ये नदी है, ऊपर से बहते हुए आ रही है और नीचे की ओर गिर रही है, इसको हम बोल रहे हैं जलप्रपात या बेसिकली झरना आप इसे कह लो। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ विशेष जानकारी दी हुई है जो हमारे लिए काम की है। देखिए, विश्व में हजारों छोटे बड़े जलप्रपात हैं। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात है। ये जानकारी हमारे काम की है, आप इसको ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? एंजिल जलप्रपात है। कहाँ पर मौजूद है? वेनेजुएला में। इसके अलावा एक बहुत ही फेमस जलप्रपात है, इसका नाम आप सब लोगों ने सुना होगा, नियाग्रा वाटरफॉल। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। और नियाग्रा वाटरफॉल कहाँ पर है? ध्यान रखना, अमेरिका और कनाडा की सीमा पर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा विक्टोरिया जलप्रपात भी जो है काफ़ी फेमस है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। इंपॉर्टेंट बात है, आप इसको याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नदी सबसे पहले क्या बना रही है? एक जलप्रपात बना रही है। इसके अलावा नदी एक चीज़ और बनाती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं विसर्प। इसको हम बोलते हैं विसर्प। देखिए, ये लिखा हुआ है। ठीक है, विसर्प क्या होते हैं? विसर्प होते हैं कि जब कोई नदी मैदानों में आती है। देखिए, जब तक कोई नदी पहाड़ों पर होती है तब तक उसका बहाव इतना तेज होता है कि वो बिल्कुल सीधे चलती है, बिल्कुल सीधे, इधर उधर वो घूमती नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है, इसीलिए बिल्कुल सीधे चलती है। लेकिन जैसे ही कोई नदी मैदानों में आ जाती है तो बहाव कम हो जाता है, ढाल कम हो जाता है, इस वजह से आराम से जो है घूमते हुए चलती है। अगर जैसे मैं कासगंज में रहता हूँ, मैदानी इलाके में, तो यहाँ पर आप देखो कि बहुत ही आपको ये बहुत ही नेचुरल फिनोमिना है, आपको आसानी से दिखेगा। आप कभी देखिए, गंगा जी को जाकर देखिए, तो आप देखेंगे, आप पुल से खड़े होकर जब गंगा जी को देख रहे होंगे तो आप ये पाएंगे कि वो ऐसे लहराते हुए चलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं विसर्प। ये देखिए फोटो में दिया हुआ है, आप सबने देखा होगा, जो भी लोग मैदानों में रहते हैं उन सब ने ये चीज़ ज़रूर देखी होगी। ठीक है ना। इसी के बारे में बताया गया है, देखो ज़रा। लिखा हुआ है, जब नदी मैदानों में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाता है, जिससे इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो मोड़ है ना, ये तीव्र होते चले जाएंगे, बहुत ज़्यादा। ठीक है, और एक समय इतना ज़्यादा तीव्र हो जाते हैं कि नदी फिर इनको छोड़ करके सीधे बहना शुरू कर देती है। अब सीधे बहना शुरू कर देती है तो ये इलाका जो है आपका खाली बच गया। और यही खाली बचा इलाका जब इसमें पानी भर जाता है, क्योंकि पहले नदी यहाँ से होकर के जा रही थी इस तरीके से मोड़ लेते हुए, अब नहीं जा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर बन जाती है एक चाप झील। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बना लेते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। कभी कभी नदी अपने तटों के बाहर बहने लगती है, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी तथा अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ मैदान या बाढ़ग्रस्त मैदान का निर्माण होता है। हम यूपी में बैठे हैं, यहाँ पर आपको इस तरीके की चीज़ें बहुत सारी दिखाई दे जाएंगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जब कोई नदी समुद्र में पहुँचती है तो अनेक धाराओं में बढ़ जाती है और तब बनाती है वो विसर्प। देखिए मतलब सॉरी वितरिकाएं, विसर्प तो ऊपर पढ़कर आए हैं, तब वो बनाती है वितरिकाएं। ठीक है, जैसे आप देखें यहाँ से कोई नदी बहती हुई आ रही है, लेकिन जब वो समुद्र में पहुँचेगी, समुद्र के पास पहुँचेगी, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल सीधे सीधे जा कर के समुद्र में घुस गई, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से बहते हुए वो आएगी, लेकिन जैसे ही समुद्र के किनारे पहुँचेगी तो बहुत सारी छोटी छोटी धाराओं में बढ़ जाएगी। इन्हीं छोटी छोटी धाराओं को हम बोलते हैं वितरिकाएं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ, इससे होता क्या है, इससे नदी अपने साथ जितना भी माल मसाला बहा करके लाई है उस सब मलबे को यहीं पर छोड़ करके चली जाती है, और ये मलबा जब यहाँ इकट्ठा होता रहता है तो इससे बनता है डेल्टा। क्या बनता है? डेल्टा। ठीक है, इसी से बनता है डेल्टा। देखिए लिखा हुआ है कि वितरिकाएं अपने मुहाने का निर्माण करती हैं और सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से डेल्टा का निर्माण होता है। चलिए आगे देखते हैं। पे समुद्री तरंग के कार्य देखिए। समुद्री तरंग क्या होती है? समुद्री तरंग का मतलब है समुद्र की लहरें। तो समुद्र की लहरें भी जब समुद्र के किनारे टकराती हैं तो बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाती हैं। जैसे अब मान लीजिए कोई समुद्र की जो मतलब समुद्री तरंग जो है, लहर है, एक दीवार से, हम कहेंगे समुद्र किनारे एक पत्थर से टकराई, एक बड़े से पत्थर से टकराई, एक दीवार से टकराई। अब क्या करेगी, इसमें एक छोटी सी दरार बना देगी, हल्की सी क्रैक बना देगी। अब लगातार समुद्र का पानी इस क्रैक से टकराएगा, लगातार टकराता रहेगा, टकराता रहेगा, और धीरे धीरे समय के साथ ये क्रैक बड़ा होता जाएगा और बन जाएगा क्या? एक समुद्री गुफा। ठीक है, तो ये आप जो देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये जो आप देख रहे हैं ये समुद्री गुफा ही है। ठीक है, बाद में लगातार इसमें पानी के टकराने से ये बड़ी होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी और ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसके आर पार चली जाएगी, और आर पार जब चली जाएगी तो पूरा क्रॉस करके बन जाएगी कुछ इस तरीके की संरचना, और इसे हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मेहराब। ठीक है, तटीय मेहराब। बाद में क्या होगा, इसको पूरा ही तोड़ डालेगी। ठीक है, धीरे धीरे करके इसको पूरा ही तोड़ देगी और अंत में एक दीवार, एक बड़ा सा टुकड़ा खड़ा हुआ रह जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्टैक। देखिए लिखा हुआ है ये। हाँ, तो ये सारी की सारी संरचनाएं जो है बनाती हैं समुद्र की लहरें। इसके अलावा जो है समुद्र के किनारे जो अवसाद जमा होते हैं उनसे समुद्री पुलिन का निर्माण भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें लास्ट हिमनद। हिमनद का मतलब होता है ग्लेशियर यानी हिमानी। हिमनद का मतलब क्या है? हिम और नद, हिम माने बर्फ, नद माने नदी, यानी ये बेसिकली एक जमी हुई नदी है। बात समझ रहे हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? हिमानी या ग्लेशियर। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ की नदी। अब ये जो बर्फ़ की नदी है इसके नीचे क्या होते हैं? बहुत सारे कठोर चट्टानों के पत्थर होते हैं, और ये जो बर्फ़ आप यहाँ देख रहे हैं ये स्थिर नहीं है। ऐसा नहीं है ये यहाँ पे जमी रहती है, कहीं आगे नहीं बढ़ती, नहीं, ये हर साल थोड़ा बहुत आगे बढ़ती है, और जब आगे बढ़ती है तो इसके नीचे जो पत्थर हैं वो अपने नीचे की ज़मीन को लगातार जो है गहरा करते रहते हैं, उसको लगातार काटते रहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? गहरे गर्तों का निर्माण होता है, गहरे गड्ढों का निर्माण होता है। और जब इस क्षेत्र में ये बर्फ़ पिघल जाती है, गर्मी के मौसम में जब बर्फ़ पिघल जाएगी तो यहाँ पर जो गड्ढे हैं इनमें पानी भर जाता है और बन जाती हैं झीलें। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, तो ये है हमारे हिमनद। उसके बाद आते हैं आगे की ओर, जो कि है यानी जो हवा है हमारी, जो पवन है, वो किस तरीके की आकृति बनाती है। तो हवाओं से जो आकृतियाँ बनती हैं ये बनती हैं रेगिस्तानों में। रेगिस्तानों में जब हवाएं चलती हैं तो क्या होता है? बड़े बड़े इस तरीके के जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारी की सारी फोटोज़ में आप देख सकते हैं, ये जो बड़े बड़े आपको टीले दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं टीलों का निर्माण यहाँ पर होता है। और ये टीले बनाती है कौन? ये टीले बनाती है हवा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। और यही जब बड़े बड़े टीले जो है एक विस्तृत क्षेत्र में फैल जाते हैं तो बनता है लोयस। ध्यान रखना,
आपको इतना ध्यान रखना है कि लोअस का निर्माण कौन करती हैं, तो ऑब्वियस बात है लोअस बनाती हैं पवन यानी हवा। ठीक है, तो ये हुआ आज का चैप्टर हमारा, और इसमें कुछ सवाल दिए हुए हैं जिन्हें आप देख सकते हो, और अगर आप इनके कमेंट बॉक्स में आंसर करना चाहें तो आंसर भी कर सकते हैं। ये आप इनको जरूर देख लीजिए। ठीक है, कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं है, हिमनद निक्षेपण की क्या विशेषता है, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है, छत्रक शैल कहाँ पाई जाएंगी, और चाप झील कहाँ पाई जाएंगी। बहुत ही सिंपल सवाल है, अगर आपने ये लेक्चर अच्छे से पढ़ा है तो इसमें से सभी के आप जवाब आसानी से दे पाएंगे। चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।